नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। इस बुलेटिन में हम लेते हैं हर बड़ी खबर की खबर ताकि असल खबर पहुंचे सीधे आप तक। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। सबसे पहले आज एक गंभीर आरोप से जुड़ी खबर। मध्य प्रदेश के 2 कांग्रेस विधायकों पर ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा। आरोप है कि कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ ने महिला के साथ छेड़खानी की। ये एमपी के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, जिन पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आरोप सिर्फ कुशवाहा पर ही नहीं लगा, बल्कि एक और कांग्रेसी विधायक सुनील सराफ पर भी चलती ट्रेन में छेड़खानी के आरोप लगे हैं। आरोपों के मुताबिक दोनों कांग्रेस विधायक रीवांचल एक्सप्रेस से जा रहे थे और उसी कोच में बैठी महिला ने दोनों विधायकों पर शराब पीकर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। जीआरपी ने महिला की शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं विधायकों पर महिला से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद सियासत गर्मा गई। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। आरोपी कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हम लोगों से कोई बात नहीं हुई, सब ट्वीट चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मतलब ये है कि बदनाम करने की कोशिश। वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई माहौल नहीं था कि उन्हें ये सब करना पड़े। लेकिन वो क्यों कर रही है ये वो बताएं। कुल मिलाकर माननीय विधायकों पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, जिसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के 2 माननीय विधायकों पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है इस पूरे वाकये के पीछे का सच और इसके मायने निकलते क्या हैं, जरा इस बात को डिकोड करें। पहली बात जो साफ दिखती वो ये है साहब कि मामला बेहद संगीन है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि से जुड़ा मामला है। छेड़छाड़ के आरोप 2 विधायकों पर लगे। विधायक कहते हैं कि आरोप झूठे हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि एक महिला जो सफर कर रही थी, जिसका इन विधायकों से कोई परिचय तक नहीं था, वो जबरन छेड़खानी के आरोप क्यों लगाएंगे। महिला ने जिन पर आरोप लगाए वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बात पता ही है, विधायक हैं। महिला 2 विधायकों से भला क्यों दुश्मनी मोल लेंगी। चलिए मान लेते हैं कि महिला ने झूठे आरोप लगाए, तो अब यहां पुलिस की भूमिका, जीआरपी की भूमिका, जीआरपी को पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगर विधायकों ने वाकई महिला के साथ कोई छेड़खानी की है तो उन्हें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिए, ये जनता चाहेगी। वहीं अगर आरोप लगाए हैं झूठे तो महिला के खिलाफ भी निश्चित तौर पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है। अब इंतजार करेंगे हम कि इस पूरे मामले में सच क्या निकलकर सामने आता है। एक और गंभीर मामला। मध्य प्रदेश में 2021 से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू है, जिसमें आरोपी को 5 से 10 साल सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ताजा वाकया टीकमगढ़ के खरगापुर का है। धरना प्रदर्शन की तस्वीरें टीकमगढ़ जिले के खरगापुर की हैं, जहां लव जिहाद की घटना का मामला सामने आने के बाद गुस्साए लोगों ने बाजार बंद रखा और धरना प्रदर्शन किया। बच्ची ने जो बताया घटना का जो वीडियो वायरल हमें धमकी देता था, और जी भगने की धमकी देता था, धर्म परिवर्तन की धमकी देता था, उसके माता और बड़ा भाई। लोगों ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को डरा धमकाकर पहले दुराचार किया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता का धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस गिरफ्तारी के पूरे प्रयास कर रही है और अभी भी जल्दी से जल्दी इनको हर संभव प्रयास कर अरेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ चूँकि अभी फरार हैं तो इनकी कुर्की की कार्रवाई के संबंध में भी पुलिस के द्वारा कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। बहरहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ धारा 376, 366, 506 और 109 समेत पॉस्को एक्ट और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें आरोपी को 5 से 10 साल सजा का प्रावधान है। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून तो बन गया, लागू भी हो गया, लेकिन लव जिहाद रुक क्यों नहीं रहा, थम क्यों नहीं रहा, ये बड़ा सवाल है। इसको डिकोड करते हैं जरा।
एक बात जो साफ तौर पर नजर आती है वो ये है कि एक धर्म विशेष के एक वर्ग को लगता है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह से किसी भी धर्म परिवर्तन का काम करवा लिया तो उन्हें इस बात का बड़ा पुण्य मिलेगा, जन्नत नसीब होगी। इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के चलते लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इसी सोच के साथ। दूसरी बात, लव जिहाद का शिकार बनी लड़कियां पुलिस में शिकायत करने से डरती हैं, घबराती हैं या फिर लंबे समय तक शोषण का शिकार होती रहती हैं और अति होने पर ही सामने आती हैं। आरोपियों के हौसले इस बात से बुलंद होते हैं। तीसरी अहम बात, पुलिस ऐसे मामलों में फौरन एक्शन करने के बजाय लीपापोती में समय जाया करती है। आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिल पाती, केस स्ट्रांग नहीं होता। ये कई वजह हैं जिससे आरोपी बच निकलते हैं। उनको लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सरकार को चाहिए कि लव जिहाद जैसी सामाजिक कुरीति बुराई के खिलाफ जागरूकता अभियान ज्यादा से ज्यादा चलाए, फौरन एक्शन ले। पुलिस को ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई फौरन करके दिखानी चाहिए ताकि लोगों में इसके प्रति भरोसा भी बढ़े और थोड़ा साहस भी आए। चलिए, कुल मिलाकर अब इस मामले में देखते हैं कि क्या और कब तक सभी आरोपी पकड़ में आते हैं, क्योंकि जब हमने इस पर डिबेट भी की तब भी ये बात पता चली कि कुछ आरोपी हैं जो अब तक फरार हैं, उनकी अभी इस मामले में गिरफ्तारी होना बची है, जिस पर लोगों का गुस्सा भी दिखा है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बयान तेज हैं। बीजेपी की तरफ से मोर्चा यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने संभाला है, तो कांग्रेस की तरफ से खुद सीएम भूपेश बघेल बैटिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी 2023 में फिर वापसी के लिए दमखम लगा रही है। लगातार बदलाव और बैठकों का दौर जारी है। राज्य सरकार को घेरने के लिए गुप्त बैठकें भी हो रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की गुप्त बैठकें कई तरह के संदेहों को जन्म देती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा में अविश्वास का वातावरण है, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बड़े नेताओं को दूर रखा गया है, तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बार बार प्रभारी बदले हैं। सीएम के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा में सब कुछ ठीक है, इसीलिए बीजेपी 2023 की तैयारी में अभी से जुटी है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इस बात से 100% भूपेश बघेल जान रहे हैं और बदलाव तय है, इस बात को भी मान रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के चुनाव में इस बयानबाजी से कितना फायदा पार्टियों को मिलता है। वैसे एक बात तय है कि बयानों से केवल फौरी तौर पर माहौल बनता है, लेकिन जनता का मूड अगर आपको पता करना है तो जनता के बीच उनके मुद्दों की थाह लेने जाना पड़ेगा, जो इस वक्त दल कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से भाजपा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को टारगेट कर रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर भी पलटवार किया। पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। चोरी, चाकूबाजी और हत्या जैसी घटनाएं लगातार हो रही। इसके कारण मुख्य विपक्षी भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। ताजा मामला दुर्ग जिले के चरौदा में 3 साधुओं पर सैकड़ों लोगों के हमले का है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के लगातार हौसले बढ़ रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के राज में, भूपेश के राज में, छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, जहां सभी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होती है। भाजपा शासित राज्यों में वो तो आम जनता के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। ये यहाँ नहीं होगा, कानून का राज चले। जितनी बड़ी घटनाएं हुई है पुलिस को सफलता मिली है और कैसा ला एंड ऑर्डर चाहते हैं। राज्य में आपराधिक घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार हर समय जिला और पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारों को सख्त निर्देश देती है, लेकिन इसके बावजूद होने वाली घटनाओं पर राजनीति भी जमकर हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है, चाहे वजह चुनाव हो, चाहे इन घटनाओं को लेकर संजीदगी अगर इनके भीतर है। बयानबाजी का मतलब क्या है, इस बात को समझें। पहली बात जो साफ तौर पर दिखती है, कांग्रेस बीजेपी दोनों चुनावी मूड में आ चुके हैं। अलग अलग इलाकों में उनकी सक्रियता इस बात का सबूत है। कांग्रेस बीजेपी दोनों हर संभावित जनहित के मुद्दे पर मुखर दिखना चाहते हैं। दोनों दलों को लगता है कि ऐसा लगना चाहिए कि वो राज्य के सबसे बड़े हितैषी दल के तौर पर काम कर रहे हैं। दोनों पार्टियों को आम वोटर से सीधे जुड़ाव चाहिए
और इसके लिए सुर्खियों में बने रहना आवश्यक है। अब उसके लिए अगर बयानों का सहारा लिया जाए तो राजनीति के लिहाज से तो कतई ये अनुचित या गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब इसका जनता को कितना लाभ होता है ये देखना होगा। एक और चीज जो इस वक्त सारे देश में चर्चा में है वो है राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा। खबर अब इसी से जुड़ी हुई, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी खबर है। कर्नाटक तक की यात्रा आ चुकी है। कर्नाटक में यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का एक वीडियो आज वायरल हुआ है। पूरी खबर इसमें देखिए। सड़क पर दौड़ते राहुल गांधी को देखिए। शायद आपने इसके पहले राहुल गांधी को दौड़ते हुए नहीं देखा होगा। और यहां सिर्फ राहुल गांधी नहीं दौड़ रहे बल्कि उनके साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी दौड़ लगा रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। कर्नाटक पहुंची यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिद्धारमैया आते हैं तो राहुल उनका हाथ पकड़कर दौड़ने का इशारा करते हैं। फिर पूर्व सीएम मुस्कुराते हुए राहुल गांधी के साथ कदम बढ़ा देते हैं। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि अब तो तैयारी करके जाना पड़ेगा। अगले साल यानी 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव है। यहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। यही वजह है कि कांग्रेस यहाँ दोनों दिग्गज नेता सिद्धारमैया और पूर्व कैबिनेट मंत्री डीके शिवकुमार को समान महत्व दे रही है। तो राहुल गांधी को आपने दौड़ लगाते देख लिया। ये वीडियो वायरल है, शायद पहले भी आप तक पहुंच गया हो आपके मोबाइल में दिन के वक्त, लेकिन हर दिन राहुल गांधी का कोई ना कोई वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जब से यात्रा शुरू हुई। इसके पीछे एक रणनीति है, इसको भी डिकोड करते हैं। राजनीति पूरी तरह से परसेप्शन का खेल बन चुकी है। राजनीति में अगर सफल होना है तो नेताओं को अपनी छवि का निर्माण सबसे ज्यादा इसकी फिक्र करनी पड़ती। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश अगर आप करें तो आज राहुल गांधी ने दौड़ लगाई, सिद्धारमैया को भी दौड़ा दिया। इसका मतलब यह कि अब राहुल राजनीति में पैदल यात्री नहीं बल्कि दौड़ लगाने वाले नेता हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं को भी उनसे कदमताल करनी पड़ेगी, उनके जैसी स्पीड मैच करनी पड़ेगी। कल वो तस्वीर आपको याद होगी जहां अपनी मां सोनिया गांधी के जूते की लेस बांध रहे थे। संदेश ये कि वो महिला वर्ग का बेहद सम्मान करते हैं, वो पारिवारिक व्यक्ति हैं, पारिवारिक वैल्यूज को समझते हैं, हर भारतीय की तरह रिश्तों और संबंधों का सम्मान करते हैं। आपने राहुल के नाव चलाने वाला वीडियो देखा होगा इसी यात्रा के दौरान केरल का। उस वीडियो के माध्यम से राहुल ये बताना चाहते थे कि अब कांग्रेस की पतवार पूरी तरह से उनके हाथ में। बारिश में भीगते वाला वीडियो भाषण देने वाला वो आपको याद होगा इसी यात्रा के दौरान। राहुल गांधी को अब कोई भी चुनौती आगे बढ़ने से, बोलने से, कहने से रोक नहीं सकती। इस वीडियो के माध्यम से राहुल ने संकेत दिया कि वो मजबूत इच्छा शक्ति के मालिक वाले नेता हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हर एक वीडियो या हर एक तस्वीर के अपने मायने होते हैं और क्या मायने कांग्रेस पार्टी निकालना दिखाना चाहती है वो इन वीडियो से आप समझ सकते हैं। खबर राजधानी दिल्ली से अगली, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। आरोप बीजेपी ने लगाया। पूरी खबर देखें। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री की मौजूदगी में हजारों लोगों को राम और कृष्ण को भगवान न मानने और कभी पूजा न करने की शपथ दिलाई जा रही है। दरअसल दिल्ली में बौद्ध धर्म के दीक्षा कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे, जहां मंत्री राजेंद्र पाल हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते नजर आए। मंत्री गौतम ने खुद इस इवेंट के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया और लिखा, चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी बताया। मामले में राजेंद्र गौतम ने कहा कि भाजपा देशद्रोही है। अगर मेरी आस्था बौद्ध धर्म में है तो उससे किसी को क्या दिक्कत। उन्होंने कहा भाजपा आम आदमी पार्टी से डरती है। अब देखना है कि केजरीवाल सरकार गौतम के खिलाफ क्या कोई एक्शन लेती है। तो साहब, आम आदमी पार्टी और उसके नेता हमेशा किसी न किसी विवादों में घिरे रहते हैं और इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण एंगल भी है। वो एंगल क्या है समझते हैं, डिकोड करते हैं। कार्यक्रम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का था। आपको बता दें कि इस संस्था से एससी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की नजर इसी एससी वोटर्स के ऊपर है। एससी वोटर्स को आमतौर पर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। दूसरी बात, कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के पोते ने शिरकत की
और इसी बहाने आम आदमी पार्टी के विधायक ने अंबेडकर के अनुयायियों, उनके समर्थकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की और इस कोशिश में वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की हिमाकत कर बैठे। मंत्री महोदय को जिस धर्म का पालन करना है कर लें, लेकिन दूसरों के धर्म कृपया खुद ना डिसाइड करें। देवी देवताओं का अपमान करके बाकी सब के अधिकारों का वो हनन क्यों कर रहे हैं? इस बात का अधिकार उनको किसने दिया? इसका जवाब उनको आज नहीं तो कल लोगों के सामने ही देना होगा। गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशियों के टकराने की लगातार दूसरी घटना सामने आई। शुक्रवार को हुए इस हादसे में ट्रेन के आगे का हिस्सा थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। घटना को लेकर रेलवे की तरफ से मवेशियों के मालिकों पर केस दर्ज कराया गया। रेलवे के मुताबिक घटना दोपहर करीब 3:44 पर वडोदरा मंडल के आणंद के नजदीक की है। यहां अचानक से ट्रेन के सामने गाय आकर टकरा गई। यह ट्रेन गांधीनगर से मुंबई जा रही थी। हादसा होने के बाद ट्रेन को लगभग 10 मिनट तक रोक कर रखा गया। यह बताया जा रहा है कि ट्रेन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ फ्रंट कोच यानी कि ड्राइवर कोच के आगे के हिस्से में मामूली सा एक डेंट आया। इसके पहले गुरुवार को हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक हादसे का शिकार हुई थी। यह मुंबई से अहमदाबाद आ रही थी। ट्रेन वटवा और मणिनगर स्टेशन के पास में जानवरों के एक झुंड से टकरा गई। हादसे के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्रंट का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। इस हादसे में 4 भैंसों की मौत हुई थी। यहां सबसे गंभीर बात यह कि जहां एक तरफ आप स्पीड को अपग्रेड कर रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर लगातार कई दावे कर रहे हैं, वहां इस तरह की घटनाएं वाकई चिंताजनक हैं, क्योंकि अभी केवल एक चंद रूट के ऊपर चलने वाली वो ट्रेन है जिस पर सारे देश की नजर है। हम इन्हें अगली जनरेशन की कैटेगरी में डालते हैं। अगली खबर कर्नाटक के बीदर जिले से है, जहां एक मदरसे में कुछ लोग घुस गए और इस दौरान लोगों ने मदरसे के अंदर पूजा की। मुस्लिम समुदाय के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है। क्या हुआ है देखें आप। तस्वीरें कर्नाटक के बीदर जिले की हैं, जहां दशहरा रैली में भाग ले रहे कुछ लोग महमूद गेवान मदरसे में घुस गए। लोगों ने वहां न सिर्फ भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए, बल्कि मस्जिद के अंदर पूजा भी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भीड़ मदरसे के मैदान में प्रवेश करते दिखाई दी। मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो को ट्वीट करते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही। बता दें, महमूद गवान नाम का ये मदरसा 1460 में बनाया गया था। ये मदरसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आता है और ये इमारत देश के अहम स्मारकों की सूची में भी शामिल है। तो कर्नाटक की घटना बेहद शर्मनाक है। आखिर इस घटना के क्या मकसद या मायने, इस बात को समझते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात जो दिखाई पड़ती कि हमारे देश में बड़ी तेजी से सांप्रदायिकता का जहर फैल रहा है। लोगों में सहिष्णुता का भाव कम होता जा रहा है। धर्म के ठेकेदारों के अनर्गल बयानों से समाज के तमाम वर्गों के बीच में दूरी बढ़ रही है, बल्कि वैमनस्यता पनप रही है। धर्म के, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के सम्मान का जो भाव है वो घट रहा है। भारत का इतिहास हमेशा से उदारवादी रहा है। लोगों के बीच में सद्भावना यहां की ताकत रही है। IBC 24 इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त वक्त रहते एक्शन हो, कार्रवाई की जाए, ये मांग तमाम लोगों की है। चलिए अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कितनी जल्दी पता लगता है और जिनका जिक्र किया जा रहा था कि लोगों की पहचान हो गई है, उनके द्वारा इसका मकसद क्या सामने आता है, आखिर ऐसा क्यों उन्होंने किया है, ये स्पष्ट होगा। आज के न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरों के महाबुलेटिन में हम आपको न केवल खबरें देते हैं, बल्कि ये आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रखता है, आपको दूसरों से आगे रखता है। आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचती हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, देखने के लिए। कल फिर इसी वक्त पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।